नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला दौरा शुरू हो चुका है और आज प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है और इंडिया 316 पे 5 विकेट गंवा चुकी है। ये प्रैक्टिस मैच कितना मायने रखता है, इसको लेके अभी हमने पिछले प्रोग्राम में बात की और ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे एक खिलाड़ी जो पिछले काफ़ी समय से फॉर्म से बाहर चल रहा है, वो इस प्रैक्टिस मैच में भी फॉर्म में नहीं दिखे, वो है केएल राहुल। तो कितना सही है कि हम केएल राहुल पे टीम इंडिया भरोसा करे और वो फॉर्म में ना चले, इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या केएल राहुल को हम रिप्लेस कर सकते थे टेस्ट में, लेकिन नहीं किया गया। तो अभिलाष जी से हम जानना चाहेंगे, सर, T20 ख़त्म हुआ, उसके बाद शिखर धवन ने मीडिया से एक रिपोर्ट में बात की थी कि उनको बुरा लगा कि वो टेस्ट में वापसी नहीं कर रहे हैं। यहाँ रोहित शर्मा की वापसी हो गई लेकिन शिखर धवन वापसी नहीं कर रहे हैं। और हमारे पास जो ओपनर है पृथ्वी शॉ अच्छा किए हैं, 66 रन बनाए हैं, लेकिन केएल राहुल का प्रदर्शन अभी भी खराब है। किसी भी फॉर्म में वो नहीं चल, किसी भी फॉर्मेट में नहीं चल रहे हैं। तो कब तक टीम इंडिया उन पर भरोसा जताएगी? देखिए, भरोसा किसी को नहीं है अब केएल राहुल पे, साफ तौर पर मैं कहना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं का बहुत वाहियात फैसला है। अगर टीम मैनेजमेंट का फैसला, उनका भी वाहियात है, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। आपको पता है वनडे फॉर्मेट में जो आपके 3 बड़े पिलर हैं, उसमें आप 2 पिलर आपके टेस्ट टीम में हैं और 1 पिलर टीम में नहीं है। क्यों नहीं है, ये भी सोचने की बात है। इंग्लैंड में अगर देखा जाए तो शिखर धवन ने इतना खराब नहीं किया कि उनको टीम में जगह नहीं दी जा सकती थी। और अगर टीम में उनके लिए जगह नहीं बनती तो केएल राहुल के लिए भी कोई जगह नहीं बनती, क्योंकि केएल राहुल लगातार फ्लॉप हो रहे थे। आखिरी टेस्ट में उन्होंने शतक जड़ दिया। आपको हम 10, 12, 15 टेस्ट का मौका देंगे, कोई भी बल्लेबाज शतक जड़ेगा। उसके बाद आप देखिए, आप अपने जब घर में खेले, घर में फिर आपका प्रदर्शन वैसे ही वेस्टइंडीज जैसी कमजोर टीम के खिलाफ अगर आप रन्स नहीं कर पा रहे हैं तो बड़ी शर्म की बात है। लगातार मैं ये हमेशा से सवाल उठाता रहा हूँ, रोहित शर्मा क्यों ड्रॉप किए गए पहले इंग्लैंड दौरे से, ये भी सोचने का विषय। एक टेस्ट मैच खराब हुआ था साउथ अफ्रीका में उनका, ठीक है, आपने कर लिया। उसके बाद आपने अपनी गलतियों से भी सीखना चाहिए था कि भाई आप 4-1 से हार के आए हैं, क्यों शिखर धवन को आखिर ड्रॉप किया गया, ये भी समझ से पार था। अब आपने इसके बाद जब धवन की फॉर्म आपने देख ली, यहाँ पर एशिया कप में देख ली, उसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ कुछ खास नहीं, लेकिन T20 में अच्छा, क्यों आपने उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मौका नहीं दिया। अब आप केएल राहुल को लेके गए हैं, धवन की फॉर्म और केएल राहुल की फॉर्म आप देखिए। और मुझे लगता है कि धवन को आप इस बेनिफिट ऑफ डाउट पे भी रख सकते थे, क्योंकि धवन ऑस्ट्रेलिया में खेले हुए हैं, एक अच्छे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और ऑस्ट्रेलिया उनकी ससुराल भी है मेलबर्न में। तो मुझे लगता है कि धवन को यहाँ पर मौका देना चाहिए था, कंडीशन से वाकिफ है वो खिलाड़ी। और अगर पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ओपनिंग करते तो शायद आपकी जो इनिंग्स है वो और तेज बिल्डअप होती, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रन्स जो है वो थोड़ी तेजी से बनते हैं। तो यहाँ पे शिखर धवन को बाहर करना फैसला तो गलत है, लेकिन एक शिखर धवन के अलावा भी एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हमारे पास प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन है उसमें इकलौते कप्तान है विराट कोहली, उनको छोड़ के बाकी किसी भी खिलाड़ी का फिक्स नहीं है कि आप इस मैच में खेल रहे हो या नहीं खेल रहे हो। तो ये कितना बड़ा खिलाड़ियों पर कितना प्रेशर डाउन, मोरल डाउन होता है उनसे। आपको क्या लगता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए था? देखिए, कुछ तो खिलाड़ियों की भी गलती है और कुछ आपके टीम मैनेजमेंट की भी गलती है कि आप अपने खिलाड़ियों को ढंग से फिट कर ही नहीं पा रहे हैं कि उनका आखिर नंबर क्या है। अजिंक्य रहाणे रन्स नहीं करते हैं, वही है ना कि लगातार आप खिला रहे हैं, उन्होंने यहाँ रन्स कर दिए। अब वो आपके लिए लगातार कंसेक्यूटिव परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। कंसिस्टेंसी की हम बात करते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है यहाँ पर बाकी खिलाड़ियों में। शायद इस वजह से विराट इन सबसे बेहतर है, सबसे ऊपर है। इंग्लैंड में विराट एक अकेले खड़े थे वहां पर भारतीय टीम के लिए, लेकिन अब 4-1 से आप रिजल्ट क्या बोलता है, 4-1 से आप हारे ना, क्योंकि आपका टीम एफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अब ऐसे स्किल्ड बल्लेबाजों की जरूरत है जो आपको बाहर जाकर मैच जिताए। हनुमा विहारी आए थे, आप देखिए हनुमा विहारी ने कितनी बेहतरीन पारी खेली थी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये सोचना पड़ेगा कि आप खिलाड़ियों को कितना मौका दे रहे हैं, कितनी देर तक खिलाड़ी टिक पा रहे हैं। ऋषभ पंत को भी सीखना पड़ेगा कि अब आपको फ्रंटलाइन विकेट कीपर के तौर पर देखा जा रहा है धोनी के बाद। धोनी तो है ही नहीं खैर अब टेस्ट साइड में, तो कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि भाई बल्लेबाजों को अपना रोल भी समझना पड़ेगा और टीम मैनेजमेंट को बल्लेबाजों पर भरोसा जताना पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मुझे लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि एक खिलाड़ी जो लगातार फ्लॉप चल रहा है, उस खिलाड़ी को आप टेस्ट टीम में ले लेते हैं, और जो खिलाड़ी आपके लिए रन्स बना रहा है, जितने आपको एशिया कप जिता कर दिया, जो आपको तेज खेल के दे सकता है, वो खिलाड़ी आपकी टीम में नहीं है। क्यों?
और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर विराट कोहली की मर्जी नहीं रही होगी, बिल्कुल टीम मैनेजमेंट से डिसाइड किया गया होगा। रवि शास्त्री से बात की होगी, और अगर रवि शास्त्री ने ड्रॉप किया तो उनका गलत फैसला, विराट ने ड्रॉप किया उनका गलत फैसला, चयनकर्ताओं ने किया उनका गलत फैसला। टीम मैनेजमेंट वही करता है, जैसा कि हमने पिछले मैचों में देखा है, जो कप्तान चाहते हैं। बिना कप्तान की मर्जी से ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी खिलाड़ी टीम से बाहर चला जाए, ये तो आप मानते ही हैं। ड्रॉप क्यों, मैं ये सोच रहा हूँ ड्रॉप क्यों, आखिर आप रीजन तो बताइए ना कि भाई शिखर धवन को आपने ड्रॉप किया तो क्यों किया। ठीक है 35-40 तो वो बना ही रहते हैं ना, आपके केएल राहुल से तो 10-15 भी नहीं बने, एक टेस्ट में शतक जड़ दिया तो वो खिलाड़ी बड़ा नहीं हो गया। यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि आप जितने मौके आप केएल राहुल को दे रहे हैं, विराट के फेवरेट माने जा रहे हैं, ऐसा साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, और इस खिलाड़ी ने ना पूरी टीम का संतुलन बिगाड़ कर रखा है, मैं तो यही कह सकता हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता कि टीम मैनेजमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए? आप बातें बड़ी बड़ी कर लेते हो, हमारे कोच रवि शास्त्री दुनिया के सबसे बेहतरीन टीम बता देंगे, लेकिन हालात क्या है ये सबको दिखता है, आपके कहने से नहीं होता है। तो टीम मैनेजमेंट को ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसी भी खिलाड़ी को ये नहीं पता होता है, कप्तान को छोड़ दे, कि मैं अगले मैच खेल रहा हूँ या नहीं खेल रहा हूँ। तो खिलाड़ियों पे मोरल डाउन करता है। तो टीम मैनेजमेंट को इतना तो अपने खिलाड़ियों पर भरोसा करना ही चाहिए ना, कि अगर आपका एक मैच 2 मैच खराब होता है तो आप तीसरे मैच में आपको मौका दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर विराट की सोच बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। देखिए टीम तभी बड़ी मानी जाती है, टीम तभी एक अच्छी टीम मानी जाती है जब आप विदेशों में जाके जीतते हैं। हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में हम जीतते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता होती है। ऑस्ट्रेलिया में हम पिछले 11 दौरों में आज तक नहीं जीते, क्यों नहीं जीते ये भी सोचने वाली बात है। एक समय था हम 1-1 से सीरीज ड्रॉ करा के आए थे, उस टाइम का बैटिंग ऑर्डर आप देखिए, सहवाग थे और आपके पास सचिन तेंदुलकर थे, गांगुली थे, द्रविड़ थे, लक्ष्मण थे, तो आप किसको आउट करोगे। वहां पे भी हम सीरीज 1-1 से ड्रॉ करा कर आए थे। और जैसे इंग्लैंड अभी हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप करके आई है, आपको ऐसी जीत दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि एक टीम जब अपने घुटनों पर है तो आपको उनको जमीन पर लिटाना चाहिए। ये भारत के पास सुनहरा मौका था, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय टीम पिट कहाँ रही है, भारतीय टीम पिट रही है अपनी टीम कॉम्बिनेशन की वजह से, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। आप प्रैक्टिस सेशन उतना कर नहीं रहे थे। अब इंग्लैंड में आपको हार मिली तो आपने थोड़ा सीख लिया कि भाई आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि T20 सीरीज पहले शेड्यूल होने की बजाय आप बाद में शेड्यूल कराते। आपको 10-15 दिन पहले आप जाते, 2 प्रैक्टिस मैच आप खेलते, उसके बाद आप मैदान पर उतरते, आपका कॉन्फिडेंस अलग ही बूस्ट होता। और दूसरी बात, जो खिलाड़ी आपका टच में नहीं है, जो खिलाड़ी आपका लय में नहीं है, उस खिलाड़ी पर आप क्यों दाव लगा रहे हैं। अगर केएल राहुल कंसिस्टेंट होते तो अभी तक अपनी टीम में जगह पुख्ता कर चुके होते। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है, दैट मींस कि केएल राहुल की टीम में जगह नहीं है। और आपका जो एक लगातार इनफॉर्म बल्लेबाज है, जो आपको रन्स करके दे रहा है, और उनका टच कितना बढ़िया लग रहा था ऑस्ट्रेलिया में यार। अब ऐसे में ऐसे खिलाड़ी को ड्रॉप करके आप दूसरे को मौका देंगे तो आप पिट के ही आएंगे कहीं पर भी। अच्छा, रोहित शर्मा की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे रोहित शर्मा भी टेस्ट से ड्रॉप कर दिए गए थे, लेकिन जब उन्होंने एशिया कप जीता तो इस पे से टीम इंडिया पे प्रेशर बन गया कि आपको टेस्ट में वापसी तो उनको करानी पड़ेगी। लेकिन अभी भी यहाँ पे सबसे बड़ा है कि रोहित शर्मा कितने नंबर पे खेलेंगे, क्योंकि हनुमा विहारी है और रोहित शर्मा है, दोनों बल्लेबाजों में क्लेश है, दोनों बहुत अच्छा प्रैक्टिस मैच में भी दोनों ने बेहतरीन पारी खेल रही है, अभी खेल रहे हैं। तो क्या लगता है रोहित शर्मा कितने नंबर पे बल्लेबाजी करने हैं? मुझे लगता है कि यहाँ पर नंबर 6 पर रोहित शर्मा ही खेलेंगे, क्योंकि बड़े बल्लेबाज हैं और जगह भी उनकी नंबर 6 ही है। देखिए 3 नंबर पर आपका पुजारा, 4 नंबर पर विराट, 5 नंबर पर रहाणे, 6 नंबर पर ही रोहित शर्मा खेलेंगे। अगर बैटिंग ऑर्डर सिंक होता है तो शायद 5 नंबर पर आपका रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल विहारी को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा, उनको पता है कि मैच को कैसे निकालना है और कितना बेहतर खेलना है। लेकिन मैं जो थोड़ा सा चिंता का जो सबब है ना, हमारे पास चिंता का सबब है हमारी ओपनिंग जोड़ी। हमारी ओपनिंग जोड़ी बहुत खराब है, और ठीक है पृथ्वी शॉ के आने से हम नो डाउट हमें बहुत बेटर बूस्ट मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि केएल राहुल और मुरली विजय से बेहतर आपका शिखर धवन होते, क्योंकि जो पेसर हैं उनके लेफ्ट आर्म पेसर है, वो आपको अगर आपका खब्बू बल्लेबाज जो लेफ्ट हैंड जिसे कहा जाता है, अगर वो खेलेंगे तो बेहतर ही, क्योंकि शॉट और पुल बहुत अच्छा खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जिसके कट अच्छे लगेंगे, जिसके पुल अच्छे लगेंगे, वो खिलाड़ी सक्सेसफुल होगा। ऐसे में अगर आप धवन को ड्रॉप करते हैं, मुझे मतलब ये समझ से पार है कि आखिर ये खिलाड़ी टीम में क्यों नहीं है, और इनफॉर्म होने के बावजूद।
ठीक है, ये बहुत निराशाजनक फैसला है और उन्होंने शिखर धवन ने इस पे मीडिया से बात करते हुए दुख भी जाहिर किया था कि उनको बुरा लगा है कि वो टेस्ट नहीं खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की हम बात करते हैं, एग्रेशन के लिए टीम जानी जाती है और क्लार्क ने भी ये कल बात कही थी कि हम अपना पैसा नहीं बदल सकते, जो हमारे खून में है वो हम वैसे ही खेलेंगे। तो क्या लगता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का जो एग्रेशन है, जो पिछले काफी समय से शांत दिखा था और इस वजह से कहीं ना कहीं वो हार का सामना कर रहे थे, तो वो टीम इंडिया के सामने वैसा बदलाव दिखेगा? बहुत कम। मुझे लगता है कि पेस अटैक तो उनका ऐसा है कि वो आंख में आंख डाल के बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन अग्रेशन जरूरी है लब, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम क्या, अब तो लगभग सभी टीमें करती हैं, ऑस्ट्रेलियाई टीम जानी गई है इस चीज के लिए। लेकिन जो बॉल टैपरिंग विवाद हुआ ना, उसके बाद से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जो बैन लगाया, हालांकि इतना बड़ा इतनी बड़ी सजा होती नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट किया स्टीव स्मिथ ने जब आपकी, क्योंकि उसमें कोच वगैरह हर चीज का इन्वॉल्वमेंट था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की पूरी छवि खराब हुई। आप हम अंदाजा लगा सकते हैं, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप स्क्रीन पर जब आप चीटिंग करते हुए, प्रधानमंत्री का बयान आ गया तो प्रेशर और ज्यादा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का बहुत पहले से उनकी प्रथा रही है, शाम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से हमें जीत दर्ज करनी है, और जीत दर्ज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और ये मायने भी रखता है, क्योंकि अगर आप मैच जीतते नहीं हो, कितना भी अच्छे खेल लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि रिकॉर्ड्स जब बनेंगे तो आप कितने मैच जीतो इस पे ही निर्भर अभी जब साउथ अफ्रीका का की टीम आई थी तो कप्तान फाफ डु प्लेसी ने भी कहा था कि वो ऑस्ट्रेलियाई टीम नहीं है जिसमें पूरा एक अग्रेशन भरा होता था। तो मेरे ख्याल से सही भी कहा है क्लार्क ने और गलत भी कहा है। उन्होंने कहा कि भाई जिस अग्रेशन के लिए आप जाने जाते हैं उस अग्रेशन को आप मैदान पर दिखाइए, पर मैदान पर आप पॉजिटिव, जरूरी नहीं कि आप गाली गलौज करें, लेकिन आप क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, तो इसमें एग्रेशन तो होना चाहिए। आप चेस तो खेल नहीं रहे कि शांति से बैठ के आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पे एग्रेशन देखने को मिलेगी टीम इंडिया में। मुझे लगता है कि भारतीय टीम जीतनी चाहिए सीरीज। अगर यहाँ पर भारत सीरीज हारेगा तो अपनी गलती से हारेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जो है वो तो अपना काम करेंगे, वो आपके लिए नहीं पीछे मुड़ के, क्योंकि गेंदबाज देखिए जब तक वो नहीं चौका लगता है, फ्रस्ट्रेशन निकलती है, वो चीज नहीं निकलेगी तो मैच में मजा नहीं आएगा। और भारत ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हमेशा एक रोमांचक सीरीज होती है। उम्मीद हम यही करते हैं कि भारत जो है वो बेहतर प्रदर्शन करेगा, क्योंकि अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा तो भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा नहीं पाएगी। ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाजों से आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि आपके दो ही बैट्समैन बाहर हैं, बड़े नाम हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया के पास उन दोनों को रिप्लेस करने के लिए कोई भी बल्लेबाज नहीं है, या वो लाना ही नहीं चाहते क्योंकि 12 महीने की बात है तो बस छोड़ देते? नहीं, मैं एक्चुअली हैरान हूँ। ऑस्ट्रेलिया वालों ने सोचा होगा, बिल्कुल ये आपका पॉइंट बिल्कुल जेन्युइन है कि भाई चलिए 12 महीने की बात है तो हम किसी को भी ट्राई कर लेंगे। लेकिन मैं हैरान हूँ कि जो ऑस्ट्रेलियाई टीम जहाँ पर एक के बाद एक हर चीज का रिप्लेसमेंट था, स्टीव वॉ गए, रिकी पॉन्टिंग गए, स्टीव स्मिथ माफ कीजिएगा माइकल क्लार्क आए, गए, स्टीव स्मिथ आए। मतलब आपके पास स्टीव स्मिथ का रिप्लेसमेंट नहीं है। इतने बड़े, मतलब ऑस्ट्रेलिया को हम कभी कम नहीं आंक सकते थे, उनकी टीम हमेशा से बेहतर रही है। इतना ज्यादा डाउनफॉल, तो ये अब ये सोचने का विषय है, क्योंकि अगर स्टीव स्मिथ नहीं रहेंगे तो आप मतलब मैच नहीं जीत सकते। आपको बड़े खिलाड़ियों की जरूरत होगी, आपको खिलाड़ी बिल्डअप करने पड़ेंगे और लगातार मैचेस खेलने पड़ेंगे। तो 9 तारीख से पहला टेस्ट शुरू हो जाएगा, तो 6 तारीख से, सॉरी माफ कीजिएगा, 6 तारीख से शुरू हो जाएगा। हम इस पे नजर बनाए रखेंगे। अभी प्रैक्टिस में चल रहा है, शाम को हम अपडेट्स के साथ वापस आएंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।